नमस्कार। इस वक्त हम चाणक्य दी गुरु हमीरपुर में मौजूद हैं और हमारे साथ चाणक्य दी गुरु के एमडी नवनीत शर्मा जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और प्रदेश में देश में काफ़ी नाम है सर का और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज चर्चा करेंगे उसी शिक्षा के दौर की जो आज के समय में एक कंपटीशन भी है और अलग अलग स्टेज पे जो शिक्षा का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। उसी पे आज चर्चा करेंगे नवनीत शर्मा जी से। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू महेंद्र जी। सबसे पहले तो हम आज जानना चाहेंगे, आपके इंस्टीट्यूट की ही बात करेंगे। पिछले कई वर्षों से आप जो हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं सर जी। क्या स्थिति बनी सर और क्या शुरुआती दौर कैसा था और आज का दौर कैसा है? देखिए, जब चाणक्य का हिमाचल में आना हुआ था, तकरीबन 2001 की बात है, जब मेरे कुछ दोस्तों ने इसको स्टार्ट किया था। तो उस टाइम पे कोचिंग और इस तरीके की चीज़ें ऑलमोस्ट ना के बराबर थी। बच्चों को बहुत सारी ज़रूरत थी कि बच्चे अच्छी कोचिंग करते, ट्रेनिंग करते, बट क्योंकि अनअवेलेबिलिटी की वजह से ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती थी। सो हमारे बच्चे अपने नेचुरल टैलेंट के बेसिस पे जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम को करते थे वो अपने ही बेसिस पे कर पाते थे। उनको कोई अच्छी सपोर्ट नहीं मिल पाती थी, अवेयरनेस की कमी थी। उस दौरान चंडीगढ़, दिल्ली जैसी जगह पे बहुत अवेयरनेस थी। तो मेरी जब जर्नी यहाँ स्टार्ट हुई तो तकरीबन दैट वाज द ईयर 2007। तो हम लोग जब यहाँ पे फुल फ्लेज में चाणक्य में आ गया दोस्तों के साथ और फिर हमने काम स्टार्ट किया। तो उस टाइम मैंने जो महसूस किया, बच्चों में यहाँ पब्लिक में उतनी अवेयरनेस एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को लेके नहीं थी। बहुत सारे स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स थे और प्राइवेट स्कूल भी काफ़ी फ्लरिश हो रहे थे उस दौरान, लेकिन अवेयरनेस नहीं होने की वजह से बच्चों को आइडिया ही नहीं होता था कि करना क्या है। सो वहाँ पे मैंने फिर एक कैंपेन लॉन्च किया, अवेयरनेस कैंपेन। तो वी यूज्ड टू विजिट विद आवर टीम टू द डिफरेंट स्कूल्स, डिफरेंट कॉलेजेस, टू मेक देम अवेयर अबाउट इंजीनियरिंग, मेडिसिन, कैट एटसेट्रा, जितने भी एग्जाम MBA वगैरह के लिए होते हैं। तो इनके रिगार्डिंग हमने कैंपेन लॉन्च किए। काफ़ी साल हम इस कैंपेन ड्राइव को चलाए। तो कह सकते हो कि कैंपेन में चाणक्य का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हिमाचल को एक डायरेक्शन देने में, बच्चों में अवेयरनेस लगी बढ़ने। धीरे धीरे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो काफ़ी बढ़ गया। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम पहले तो बच्चे लेते ही नहीं थे, जो ऑल इंडिया वाले थे एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो उन्होंने लेने शुरू कर दिए। तो इससे एक जो कैंपेन का जो ड्राइव था हमारा, दैट वाज वेरी सक्सेसफुल एंड दैट हैज़ कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंगली वो अपने पोटेंशियल को हार्नेस लग पड़े करने। तो ये एक जर्नी जो मुझे लगता है उस टाइम पे बच्चों में अवेयरनेस उस टाइम पे कम थी, बट बच्चों में एंथुजियाज्म, जो मैं आजकल के बच्चों में और उनमें डिफरेंस देखता हूँ, तो उस टाइम एंथुजियाज्म बहुत था, डिसिप्लिन ज़्यादा था। अभी लोगों के पास ऑप्शंस बहुत है, बट एंथुजियाज्म मुझे थोड़ा कम लगता है कंपैरेटिवली। उसके रीजंस कई होते हैं, साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं, कि जब हमारे पास फैसिलिटीज आ जाती हैं तो वी स्टार्ट थिंकिंग समथिंग एल्स। तो हम कुछ और भी सोचना शुरू कर देते हैं कि अब ये नहीं, ये करते हैं। ऑप्शंस बहुत है, ऑप्शन आ जाते हैं। हाँ, तो उस वजह से कई डिफरेंसेस हैं, बट हाँ, टुडेज वर्ल्ड इज गुड इनफ। बहुत कंजीनियल एनवायरनमेंट है आजकल, बच्चों को जो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, तो उसके हिसाब से बच्चा चाहे तो वो आसमान छू सकता है। पहले शायद ये चीजें नहीं हो पाती थी। जी सर, बात करेंगे 2007 की, आपने बात की 2007 से लेकर अब तक क्या बदला है, बदलाव क्या हुए हैं शिक्षा नीति में? और पहले जो बच्चे होते थे, आज के जो बच्चे हैं, और कंपटीशन की बात भी करेंगे क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। बिल्कुल, हर गली नुक्कड़ में आपको कोचिंग संस्थान मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसे कैसे देखते हैं सर, कैसे मेंटेन करते हैं? देखिए, दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। शिक्षा नीति में जो चेंजेस आए हैं, जो एजुकेशनल पॉलिसीज चेंज हुई,
तो पहला एक बड़ा अच्छा मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ, दैट वाज टू वननेस ऑफ द एग्जाम, यानी कि एक सिंगल एग्जाम कंडक्ट किया जाए और उसी से सीट्स डिस्ट्रीब्यूट की जाए टू द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो प्रीमियर हैं, चाहे इंजीनियरिंग के हैं, मेडिकल के। और वो ड्राइव उस टाइम पे जब 2007 में तो ऐसा नहीं था। एक बच्चे को कई एग्जाम्स जो है देने पड़ते थे। लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से एक तरीके से वो सही भी था, क्योंकि आजकल क्या होता है जो अभी मैं देखता हूं, एक बार अगर किसी बच्चे का जो सिंगल एंट्रेंस एग्जाम होना है, अगर वो अटेम्प्ट खराब हो जाता है तो बच्चे के लिए फिर से 1 साल की जर्नी जो है वो शुरू हो जाती है जी। तो वो एक नेगेटिव भी है। अदरवाइज पहले क्या होता था कि बच्चा डिफरेंट काइंड के एंट्रेंस एग्जाम देता था, डिफरेंट लेवल के होते थे। एक कोई एग्जाम बच्चा बीमारी या किसी और वजह से नहीं भी दे पाया या अच्छा नहीं कर पाया तो वो दूसरे में अच्छा कर लेता था। बट अभी जो है वो ये एक कमी, शॉर्ट कमिंग कह सकते हैं। इसका जो सोल्यूशन है वो भी है अवेलेबल। जैसे जेई में जो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम है, कैन से इंजीनियरिंग के लिए, उसमें ये जरूर प्रोविजन है 2 टाइम्स करने का। लेकिन मेडिकल जो एक बहुत बड़ा एग्जाम है इंडिया का, तकरीबन 22 से 25 लाख बच्चा अपीयर करता है, तो उसमें ये अवेलेबिलिटी अभी नहीं है। सिंगल एंट्रेंस एग्जाम होता है, कई बार बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है तो हम देखते हैं कि कई बार बच्चे परेशान हो जाते हैं और कई बार गलत कदम उठा लेते हैं इस वजह से। तो कई जगह ट्रेनिंग की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, व्हाट शुड बी डू, कुछ अल्टरनेटिव एग्जाम्स डेवलप किए जाएं। तो ऐसा था, लेकिन वननेस इज गुड। उसका कारण ये है कि बच्चे को डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम नहीं देने हैं। बच्चा मेजर एग्जाम्स, एक ही एग्जाम के थ्रू अगर चीजें होती है, लेकिन अटेम्प्ट्स मुझे लगता है बढ़ाने चाहिए कि एक बार ना हो, कई बार हो। बाकी जो चेंजेस, और आपने जैसे पूछा कि चेंजेस क्या है जो मुझे लगता है, तो चेंजेस ये भी थे, लाइक पहले जो है वो, जैसे मैंने बताया कि अवेयरनेस की कमी थी। अभी अवेयरनेस की कोई कमी नहीं है। सोशल मीडिया के आने के बाद तो अवेयरनेस तो आप समझ लीजिए कि फ्लडेड है। इट्स ऑल क्लटर्ड नाउ। पहले तो फ्लडेड ही थी, अभी क्लटर्ड है। तो ये क्लटरिंग की वजह से क्या है, कुछ भी कंटेंट आ जाता है। तो अब कंटेंट जो है वो दैट इज अ चैलेंज नाउ, क्योंकि कई बार चैलेंज कंटेंट अच्छा ना हुआ तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चा कुछ गलत भी सीख सकता है। कुछ लोग नॉलेज कम होने की वजह से जो है वो कंटेंट ऐसे ही फ्लोट कर देते हैं इन ऑर्डर टू जस्ट इंक्रीज द व्यूज, अपने पब्लिक व्यूज या वीडियो अपलोड करने के चक्कर में वो लोग जो है वो गलत इंफॉर्मेशन पास कर देते हैं, जिससे पूरी की पूरी लोगों की थॉट प्रोसेस में भी चेंज आ सकता है। तो कई चैलेंजेस हम अभी मुझे लगता है कि फेस कर रहे हैं इंडस्ट्री में। सर कंपटीशन की बात करें, हाँ, हर गली पे, चौराहे पे आपको जो है वो एकेडमी मिल जाएगी। जी करेक्ट है सर, बच्चों के लिए बड़ा कंफ्यूजन सा रहता है कि किसे चूज करें। जी। तो इसमें आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे लगता है, एक तो पहली बात है गवर्नमेंट के एंड के ऊपर कुछ रेगुलेशंस करने की जरूरत है। लाइक हम देखते हैं कि जब हम कोचिंग को इस्टेब्लिश कर रहे थे तो हम कंपनी एक्ट के हिसाब से चल रहे थे कि कंपनीज के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और अभी भी मोस्ट जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं या जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है ऑल इंडिया लेवल के ऊपर, दे आर ऑल रेगुलेटेड बाय द कंपनीज एक्ट। लेकिन जैसे लोकल लेवल के ऊपर हम देखते हैं तो लोगों को एक ट्यूशन सेंटर से जब आप अपलिफ्ट करते हो तो वो सारे के सारे ये सोचते हैं कि ट्यूशन और कोचिंग जो है वो सेम ही लेवल के ऊपर एस्टैब्लिश्ड है। करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्योंकि दोनों में पढ़ाना ही है। लेकिन कंपनी एक्ट को बनाना, और कंपनी एक्ट के हिसाब से फैसिलिटीज भी चाहिए होती हैं। आपको बिल्डिंग रीस्ट्रक्चर करनी है या स्ट्रक्चर ही अकॉर्डिंगली बनाना है बिल्डिंग का, प्लस आपके उसके कई नॉर्म्स हैं, आपको चाहे जीएसटी कॉम्प्लाइंस है या बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट्स हैं, फायर सेफ्टी है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इन नॉर्म्स का ध्यान नहीं रखते। तो गवर्नमेंट एजेंसीज को मुझे लगता है थोड़ा सा उसके ऊपर काम करना जरूरी है, बनता है कि वो इसके ऊपर पकड़ बनाए रखें। बाकी तो कोचिंग तो देखिए क्लाइंट बेस्ड है, ये सर्विस इंडस्ट्री है, सर्विस जिसको चाहिए होगी वो जाएगा। जो कस्टमर या जिनको हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स हैं या उनके पेरेंट्स,
choose to choose a institution, an institution is a confusing, maybe confusing, but it is not that much confusing. क्योंकि सबसे पहले तो आपको ना ये समझना है कि आपके बच्चे का लेवल क्या है और उस लेवल के हिसाब से कौन सा इंस्टीट्यूट उसे सूट करेगा। कभी भी आप इस लेवल के ऊपर नहीं चूज करिए कि उससे कितने बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने सोशल मीडिया में कोई भी एड फ्लोट कर दिया जी, और मुझे मे नॉट बी द ऑथेंटिसिटी, उसकी जरूरी नहीं है कि कोई ऑथेंटिसिटी है। उस एड को देख के बहुत सारे लोग आ गए, लेकिन आने के बाद उनको कुछ टाइम के बाद समझ में आता है कि दिस इज नॉट द सुटेबल इंस्टीट्यूशन फॉर मी। जी, तो उस टाइम पे क्या होता है कि इट इज यूजलेस टू क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क। पुरानी कहावत है जी, कि कोई फायदा नहीं है जब वंस द टाइम इज पास्ट। जी, तो बिफोर यू स्टार्ट समथिंग, आपको सबसे पहले तो अपने बच्चे का ना लेवल चेक करना है, या बच्चे को अपना लेवल चेक करना है कि मुझे एक्चुअली मैं क्या करना चाहता हूं। इसके लिए हमने चाणक्य में एक लेवल टेस्टिंग की फैसिलिटी जो है अवेलेबल कराई है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। जी, बच्चा जो है वो इधर आके लेवल टेस्ट करेगा, कोई भी बच्चा किसी भी क्लास का किसी भी लेवल का इधर आके लेवल टेस्ट करा सकता है, और फॉलोड बाय इंटरव्यू। एक अनदर प्रोसेस है जो हमने स्टार्ट किया, और ये रिसर्च में एक्चुअली ये प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, लेकिन हमने छोटे लेवल से ही इसको स्टार्ट किया सो दैट कि अगर छोटे लेवल पे जाके ही बच्चे को ये चीजें समझ आ जाती हैं या छोटे लेवल के ऊपर ये फैसिलिटी मिल जाती है, अभी बच्चा छोटा है उम्र में, तो बड़ा होके या उम्र के साथ उसको एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि इस तरीके से हम चीजें कर सकते हैं। तो वो एक मुझे लगता है कि एवरी इंस्टीट्यूशन हैज टू डू दिस, बट इसके कई प्रोस एंड कॉन्स हैं हर चीज के। इसमें एक लंबा प्रोसेस है, ये इंटरव्यू करना, बच्चे को लेवल टेस्ट करना, एंड देन उसको गाइड करना। मे नॉट बी कि उस टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि वो बच्चे को आपका प्रोडक्ट सुटेबल ना हो, तो आपको बड़े हैवी हार्ट के साथ ही भी बोलना पड़ता है कि आपके लिए ये सुटेबल नहीं है। तो कई बार लोग जो है इस चीज को नहीं भी बोलेंगे, अगेन बच्चे को एनरोल कर लेंगे। तो ये चीजें कि सच्चाई के साथ चलना बड़ा जरूरी है, जो मुझे लगता है आजकल इसकी लैकिंग है, कमी है, और इसके ऊपर काम करना पड़ेगा सरकार को भी। दूसरा, जो कोचिंग चला रहे हैं उन सबको भी बहुत मॉरली रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी जरूरी चीज है। अगर मॉरली रिस्पॉन्सिबल नहीं बनते ना हम लोग, तो होगा क्या कि धीरे धीरे हम सोसाइटी में सब कुछ अस्त व्यस्त कर देंगे। अभी मैं एक और चीज रहा था कि जैसे ही मान लेते हैं कहीं 200, 400, 500 या 600 बच्चा इकट्ठा कर दिया है, एक नॉर्म्स के हिसाब से पर बच्चा 10 स्क्वायर फुट का एरिया चाहिए होता है मिनिमम बैठने के लिए, और 10,000 स्क्वायर फुट में आप समझ लीजिए अगर बच्चे हम केटर कर रहे हैं, वहां जो 2,000, 2,500 बच्चा जो है लोगों ने केटर कर दिया है, तो विच इज रॉन्ग। मुझे लगता है कि आपको जैसे अभी हमने इधर अभी हम ट्राइड, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो नॉर्म्स हैं हम नॉर्म्स के हिसाब से चलें। फॉर एग्जांपल इधर हमने एरिया के हिसाब से देखा है, तो हमने क्लास स्ट्रेंथ फिक्स किया, अपर कैपिंग कर दिया है क्लास में कि इससे ऊपर बच्चा नहीं हम लेंगे। मान लो 40 स्टूडेंट हम लेंगे तो क्लास में 40 स्टूडेंट ही ले रहे हैं, उससे ऊपर नहीं ले रहे। तो ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि कोचिंग के ऊपर इस तरीके का चेक नहीं है। अभी स्कूल्स में होता है, लेकिन स्कूल्स में भी कई जगह बहुत सारी मैं देखता हूँ स्ट्रेंथ कई बार स्कूल में फ्लोट होती देखता हूँ। एक क्लास में 11th या 12th में 200 बच्चा है, 300 बच्चा है, सेक्शन ई डी एफ तक जा रहे हैं, बट एरिया ऑफ द स्कूल इज नॉट रेलिवेंट। तो ये क्रॉस चेक से गवर्नमेंट एजेंसीज या अदर एजेंसीज जो है उनको इनमें इंटरवेंशन करना चाहिए, और सीरियस मैटर है, इट्स वेरी सीरियस मैटर, तो वी शुड वर्क ऑन दैट। सर, कोचिंग के क्षेत्र की बात करेंगे। कोचिंग के क्षेत्र में चाणक्य गुरु किस तरह अपने आप को अलग बनाता है बाकी संस्थानों से? करेक्ट। देखिए, अलग तो मुझे लगता है कि हमारी को बड़ी ड्राइव नहीं रहती है किसी से अलग बनने की जी। मुझे ये लगता है कि हमारा एक विजन है, वी जस्ट वांट टू क्रिएट अ बंच ऑफ पीपल
जो आगे चल के अपने अपने प्रोफेशन के थ्रू कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो अलग बनने का ड्राइव नहीं है, मेन चीज है कि जो सही है वो सही के हिसाब से चला जाए। तो चाणक्य का फिलॉसफी बिल्कुल क्लियर है कि भारत बनाने में हमारा छोटा सा कंट्रीब्यूशन है और वो हम उसको बहुत बखूबी निभाए। और इसमें हमने, जैसे मैं अभी मेंशन किया थोड़ी अर्लियर टॉक में, कि हमने क्लास स्ट्रेंथ को कैपिंग किया है। जितने बच्चों को हम इफेक्टिवली पढ़ा सकते हैं और उनको डिजाइन कर सकते हैं उनके आगे के पूरे गोल्स को, तो उसके ऊपर हम काम करते हैं, बहुत सीरियसली वर्क करते हैं। देन इसके साथ साथ जैसे काउंसलिंग प्रोसेस है, इंटरव्यू करना है, लेवल टेस्टिंग करनी है, हाँ, तो वो भी हम इसमें करते हैं। देन कुछ एक ना इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं डिलीवरी ऑफ द आई कैन से कोचिंग एंड डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज में, लाइक टेस्टिंग कैसे होगी, किस तरीके से होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे टेस्ट हम कर दे रहे हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, इस चीज के ऊपर विजन बनाना, प्लानिंग बनाना। मोर ओवर जो स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस उसमें आ रहा है, तो क्या वजह है, व्हाट आर द रीजंस इफ समबडी इज स्कोरिंग लेस, तो जेन्युइन तरीके से उसके ऊपर रिसर्च करना, बच्चों को देन अकॉर्डिंगली गाइड करना। मटेरियल जो बच्चों को पढ़ने के लिए चाहिए, तो वो वेल डिजाइंड, वेल रिसर्च्ड ऐसा होना, एज पर द नीड ऑफ द एग्जाम होना। तीसरा, विच बुक्स आर टू बी रेफर्ड, कौन सी किताबें पढ़ाई जाए, उन किताबों के जैसे एनसीईआरटीज हैं, तो एनसीईआरटी वेल रिसर्च्ड बुक्स होती हैं, तो उनको हम नॉर्मली रेफर करते हैं। लेकिन अलोंग साइड स्पोर्टी बुक्स जो हैं या मटेरियल जो हमारे मॉड्यूल्स हैं, हम बच्चों को वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरीके से पूरा टेक्निकली, एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो हम इधर फॉलो करते हैं, हर क्लासरूम में हमारे पास प्रेजेंटेशंस के लिए प्रोजेक्टर्स हैं कनेक्टेड टू द कंप्यूटर एंड कनेक्टेड टू द इंटरनेट एज वेल। तो वो सारे ही हमने वहां लगा रखे हैं और एक फ्रीडम दे रखी है वहां पे क्लासरूम में कि अगर कहीं पे भी टीचर को या बच्चे को कोई डाउट है, तो उस डाउट को नेट के मीडियम से, अभी बहुत सारी साइट्स हैं जो एक्सेस प्रोवाइड करती हैं इस चीज के लिए, तो वो भी अवेलेबल हो जी, तो वो भी हम करते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस तरीके की अप्रोच ये अलग बनाने वाली, मुझे लगता है कि इस तरीके की अप्रोच को लोगों को फॉलो करना चाहिए, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को। सर, बात करेंगे एक समाज जो पूर्ण है, मतलब सभी सुविधाओं से पूरा है जी, लेकिन सर एक जो अपने बच्चों को अच्छी तरह पढ़ा सकता है, उसके बीच का एक मिडिल क्लास और उसके नीचे के जो लोग हैं जी, उनके लिए क्या सुविधा रहती है आपके पास? बिल्कुल, क्योंकि वो उनको जो है वो सरवाइव करना काफी मुश्किल हो जाता है। अगर बच्चे ने डॉक्टर बनना है तो उतना खर्चा नहीं उठा पाते हैं, पेरेंट्स नहीं कर पाते। आप क्या सुविधा देते हैं? बिल्कुल, इसमें महेंद्र जी हमारे पास ना एक हमारी इधर एक पॉलिसी है जी, पॉलिसी फॉर द सपोर्ट ऑफ द पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड जी। तो उस केस में हम लोग जो है, जैसे मैंने कहा, लेवल टेस्ट और जो इंटरव्यू है जी, वो इसलिए भी होता है कि हम आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। तो मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों को जिनको लगता है कि हमारे अफोर्डेबिलिटी नहीं है या उस लेवल तक केवल लो इनकम ग्रुप के लोग हैं, तो वो शायद कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं फीस को, उस केस में वो इधर लेवल टेस्ट कराएं, इंटरव्यू कराएं, और अगर मुझे लगेगा कि ये बच्चा कर सकता है, इसमें वो पोटेंशियल है, तो हम उस बच्चे को डिफरेंट लेवल्स के ऊपर कैटेगराइज करके उसको सपोर्ट कर सकते हैं। और सपोर्ट जो है हमारी 10% फीस वेवर से लेके 100% फीस वेवर तक जाती है। अगर कोई भाग्य जेन्युइन केस है, बच्चे में वो बात है, बस इस वजह से क्योंकि वो लो इनकम ग्रुप का है, इनकम उतनी नहीं है उनकी, और बच्चे को हमारी सपोर्ट की जरूरत है, तो मैं अपनी तरफ से बच्चे को सपोर्ट करता हूँ। उसकी किताबों के खर्चे, उसके रहने का खर्चा, उसका खाने का खर्चा, जो भी होता मैं अफोर्ड करता हूँ अपनी तरफ से। और ये एक नंबर है और इसके लिए मैं किसी भी लेवल तक जा सकता हूँ। और ऐसे कई बच्चे हैं जो आगे चल के जिनको हमने सपोर्ट किया इस सिस्टम के थ्रू, डॉक्टर्स बने, इंजीनियरिंग में हैं, अभी कुछ साइंटिस्ट हैं, तो वो एक सेटिस्फेक्शन है अपना, दैट इज अ कंट्रीब्यूशन। और मुझे नहीं लगता, एक ही बार ऐसा भी आता है कि कई लोग सोचते हैं कि मैंने इतना किया, मुझे लगता है कि इट्स आवर ड्यूटी
जी। और यही एक तरीका है समाज को लिफ्ट करने का। सर, बात करेंगे प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों की। जी, हमीरपुर को हब माना जाता है करेक्ट। एजुकेशन का, जी, और बड़े दूर दूर से बच्चे आते हैं आपके पास, करेक्ट। जैसे जो पांगी जनजातीय क्षेत्र से, हाँ जी, भरमौर वगैरह जी। से। उनके लिए क्या रहने का कैसे सुविधा रहती है? देखिए, इसमें कुछ एक सीट्स हमने हॉस्टल क्रिएट किया है। जी। और इधर पीजीज भी बहुत है। इससे हम्म। हम दो तरीके से समझ लिए कि हमीरपुर को भी डेवलप कर रहे हैं। पहला चीज़ कि हॉस्टल में कुछ लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो हम कोशिश करते हैं बाहर से जो बच्चा आया उसको इतना अवेयरनेस नहीं होती है, तो हॉस्टल में जगह मिल जाए तो उसमें एक नॉमिनल चार्जेस के ऊपर बच्चे को रहना, खाना, लॉन्ड्री सब इसमें अवेलेबल रहता है, सिक्योरिटी, एवरीथिंग इज देयर। बट पीजीज वाले लोग भी हैं इधर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कई पीजी वाले। कुछ में प्रॉब्लम भी है लेकिन कई बहुत सारा अच्छा रूल भी कर रहे हैं। तो बच्चों को वो सपोर्ट मिल जाती है, तो यहाँ रहने की वैसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है हमीरपुर में अभी सो फार। रीजन अच्छे वेल डेवलप्ड पीजी हैं, लोग प्रोफेशनल हो चुके हैं अभी काफी लोग, और जो बाकी अभी प्रोफेशनल उस लेवल पे नहीं है वो धीरे धीरे वो भी हो जाएंगे। तो वी आर ट्रेनिंग देम कि ऐसे नहीं है, ये फैसिलिटीज आप अवेलेबल कराओ, देन हम बच्चे भेजेंगे। तो इस तरीके से चीजें। ये जो जनजातीय क्षेत्र के बच्चे होते हैं सर, इनके लिए कोई स्पेशल सुविधा भी देता है चाणक्य दी गुरु? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे मैंने अगेन कहा, मैंने एक ही पॉइंट के ऊपर लाइफ में वर्कआउट किया है, और वो पॉइंट है लो इनकम ग्रुप। जी। जनजातीय हो या अर्बन, जी। अगर पैसे की कमी किसी के पास है तो वो एजुकेशन में आड़े नहीं आएगी। क्योंकि मुझे लगता है कि कई बार जनजाति क्षेत्र में भी अच्छी पेमेंट वाले लोग होते हैं, तो वो कर सकते हैं। ठीक है। इवन किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में जो है वो आदमी गरीब हो सकता है, या वो पुअर इन द सेंस नॉट मॉरली, बट पुअर इन द सेंस ऑफ फाइनेंशियली अगर कोई डिप्राइव्ड है तो उसी को सबसे ज्यादा जरूरत है मुझे लगता है। तो मैंने चाणक्य में जो ये रखा था बेस्ड अपॉन, जो अक्सर आप देखते हो कि कॉल गवर्नमेंट के लिए भी होती है कि जो रिजर्वेशन है वो फाइनेंशियल होनी चाहिए। तो मैं इधर ना किसी भी जाति, मैं कभी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता हूँ, और हमारी पॉलिसी भी इधर चाणक्य में सेम ही है, नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट एंड क्रीड। तो हमने सिंपल रखा है कि जिसको भी फाइनेंशियल कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है तो हम उसकी मदद करेंगे। जी सर, क्या संदेश देना चाहेंगे? ड्रॉपर बैच भी अभी शुरू हुआ है जी। क्या संदेश देना चाहेंगे देश की जनता को? देखिए, मैं तो अभी जो बच्चे आगे चल के इंजीनियरिंग या मेडिसिन में आना चाहते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने संदेश देना चाहते हैं, लेकिन मैं एडवाइस भी देना चाहूँगा, परामर्श भी है कि जैसे बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं, एक अटेम्प्ट देते हैं, नहीं हो पाता है, बच्चा घबरा के बोलता है कि मैं कुछ भी और भी कर लेता हूँ, और कुछ छोटे चीज़ के साथ सेटल करता है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज सोसाइटी में हर तरीके का एक रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल चाहिए, करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि गिव योर सेल्फ अ चांस, अपने आप को एक चांस जरूर दो। आप ड्रॉपर बैच में जिसको कहते हैं कि एक बार मैं एग्जैक्टली क्योंकि ये टर्म जो है वो फेमस हो गई है ड्रॉपर बैच, बट मैं इसको ड्रॉपर नहीं मानता हूँ, मैं इसको रिपीटर मानता हूँ कि हम लोग जो है वो एक बार पेपर दिए हैं, हम अपनी अटेम्प्ट को रिपीट कर रहे हैं जी। वी आर नॉट ड्रॉपिंग फॉर अ ईयर, वी आर रिपीटिंग फॉर अ ईयर अगेन। तो वो एक चीज मैं चाहता हूं कि रिपीट करो। अगर आपको लगता है कि आप में, अगर 1% भी आपको लगता है कि आप में बात है जी, तो गिव योर सेल्फ अ चांस, अपने आप को चांस दीजिए। और इसमें लेकिन हाँ, जो अगेन पीछे हमने अपनी डिस्कशन में इन्वॉल्व किया था कि सोच समझ के चूज करना है, सोच समझ के चूज करिए। और कोई भी इंस्टीट्यूट चूज करना है इसके लिए तो वो बेस्ड अपॉन योर रिक्वायरमेंट, नॉट इंस्टीट्यूट्स रिक्वायरमेंट। इंस्टीट्यूट की क्या रिक्वायरमेंट है कि उसको कितने बच्चे चाहिए चलाने के लिए, उसके लिए नहीं चूज करें। आप अपनी रिक्वायरमेंट देखिए कि आपको किस सब्जेक्ट में इंस्टीट्यूट या किस तरीके से इंस्टीट्यूट आपके गोल को अचीव करने में हेल्प कर सकता है। सर, शिक्षक, अंतिम सवाल मेरा आपसे रहेगा,
शिक्षक होने के नाते पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि पेरेंट्स जज नहीं कर पाते हैं कि बच्चा किस मोमेंट की ओर जा रहा है। आजकल आपको पता है नशा भी काफ़ी हो गया है। हाँ। तो पेरेंट्स को क्या संदेश रहेगा सर आपका? पेरेंट के लिए तो मैं ये कहूँगा कि पेरेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है। हर पेरेंट के पास मुझे लगता है कई बार अवेयरनेस की कमी रहती है, उनको आइडिया नहीं रहता है, क्योंकि पेरेंट है, ड्रग टेस्टिंग एजेंसी है नहीं, अगर नशे की बात करेंगे तो उनको आइडिया नहीं। लेकिन बच्चे के बदलते बिहेवियर को जरूर देखें, नोटिस करें, नज़रअंदाज ना करें। अगर बच्चे का बिहेवियर बदल रहा है तो उसके कारण जानने की कोशिश करो। बच्चों के जो फ्रेंड सर्कल है उसके ऊपर जो है वो नज़र रखें कि वो कौन से फ्रेंड सर्कल में उठता बैठता है। अगर आपको लगता है कि फ्रेंड सर्कल ठीक नहीं है तो अपने बच्चे को उससे बाहर निकालो। बच्चे को मेंटल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट जरूरी दीजिए। अगर बच्चा जो है वो पढ़ाई की तरफ उसका रुझान नहीं है तो मुझे लगता है कि आप उसके लिए काउंसलिंग अवेलेबल कराइए, किसी अच्छे काउंसलर से, किसी अच्छे प्रोफेशनल के साथ उसको मिलाइए, सो दैट वो उसको जज कर पाए। जैसे कि मैंने कहा, इंटरव्यू, लेबल टेस्ट, ये इस तरीके की चीज़ें, ये फैसिलिटीज़ होती हैं जिनसे आइडिया लग जाता है कि बच्चा क्या कर सकता है। तो वैसा एक टेस्टिंग वगैरह करा के देन इम्पॉर्टेंटली आप इसके ऊपर जाओ और देन बच्चे के लिए को गोल सेट करिए। अगर वो पढ़ने में उतना नहीं है तो कम से कम उसकी स्किल के ऊपर काम करिए, उसको 2-3 स्किल वर्क सिखाइए, क्योंकि सोसाइटी में अल्टीमेटली ही हैज़ टू और शी हैज़ टू वर्क। तो वो अगर स्किल्स फुल होंगे तो सोसाइटी के लिए भी बड़े काम के साबित होंगे आगे चल के। पढ़ाई का मकसद जो है वो मुझे लगता है कि इनोवेशन है। पढ़ाई का मतलब ये नहीं है जो हम सोचते हैं कि नौकरी करना है। पढ़ाई का हम एक्चुअली पेरेंट जो है वो नौकरी के हिसाब से पढ़ाई को ले लेते हैं। तो मुझे लगता है कि पढ़ाई को आप ना थोड़ा साइड में लीजिए। जो बच्चा पढ़ सकता है और जिसमें पढ़ने की आपको लगता है एक बात है, उसको पढ़ाइए और अपॉर्चुनिटी दे। बच्चे में अगर इंटरेस्ट है पढ़ने का, उसको आइडेंटिफाई करो और उसी के हिसाब से बच्चे को गाइड करो और उसको वो फैसिलिटी दो। तो एक तो पहली बात, नशे और इन चीज़ों से थोड़ा अलर्ट रहना है, वो बच्चे के बिहेवियर से ऑलमोस्ट थोड़ा रिकॉग्नाइज हो जाता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, एक्ट एज अ फैसिलिटेटर। आप फैसिलिटेटर बनिए रादर देन द प्रीचर्स। कई बार हम लोग प्रीचर बन जाते हैं, अब प्रीचिंग की एबिलिटी सबकी नहीं होती है जी। तो वो बड़े डिफाइंड लोग होते हैं प्रीचर्स। तो हमें जो है वी शुड एक्ट एज अ फैसिलिटेटर कि क्या फैसिलिटी हमें देनी है और कौन सी फैसिलिटी से हमने बच्चे को वंचित रखना है जी। तो वो हमारा डिसीजन दैट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज को थोड़ा पेरेंट को टेकअप करना है। बाकी देखिए, हर आदमी का रोल है जिंदगी में, सब डॉक्टर नहीं बनेंगे, सब इंजीनियर नहीं बनेंगे। अगर आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर लगता है पेरेंट को कि मेरा बच्चा वो नहीं बन पाएगा, तो उस केस में जो है वो वर्कआउट करना है। ठीक है, सो ये दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू डू। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। ये थे हमारे साथ नवनीत शर्मा जी, चाणक्य दिगुरु के एमडी, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मिलेंगे आपके साथ नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।